चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आइए चलिए बताते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। चलिए पहले जानते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि सराउंडिंग of gases held to the earth by gravitation। और सराउंडिंग ऑफ गैस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन मतलब पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है। ये एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन है। मतलब क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? गैस के आवरण पाए जाते हैं। मतलब गैस के आवरण पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारे अन्य ऐसे गैसें हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। साथ ही साथ धूलकण भी पाए जाते हैं और जलवाष्प भी पाया जाता है। मतलब डस्ट और वाटर वेपर भी देखने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्मेशन बताता है कि एक डिगेसिंग गुल के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि किस प्रकार से अर्थ का मतलब एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में बताया। उसका नाम क्या था? डिगेजिंग। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? डिगेजिंग प्रोसेस। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एटमॉस्फेयर के निर्माण का बारे में क्या किए थे, उन्होंने एक प्रोसेस बताया। उस प्रोसेस का क्या नाम दिया उन्होंने? अपने नाम से ही जोड़ दिए। क्या नाम था? डिगेजिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि अर्थ में सबसे पहले क्या हुआ था। अर्थ में सबसे पहले क्या हुआ था? वोल्केनिज्म हुआ था। वोल्केनिज्म का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी। सबसे पहले क्या हुआ अर्थ में? ज्वालामुखी हुआ। हम लोगों को पता है ये बात कि फर्स्ट में सबसे पहले अर्थ में हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैस तो पहले से मौजूद थे। ज्वालामुखी होने से क्या हुआ? ज्वालामुखी के होने से CO2 और वाटर वेपर इसका निर्माण हुआ। मतलब जलवाष्प का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प का निर्माण हुआ। इस जलवाष्प का कॉन्सिडेशन होने से, कॉन्सिडेशन मतलब संघनन होने से क्या बना? इस जलवाष्प का संघनन होने से क्लाउड बना। क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। क्या बना? बादल बना। और इस बादल से क्या स्टार्ट हुआ? रेनफॉल। मतलब इस बादल से क्या हो गया? रेनफॉल होना शुरू हुआ। और इस रेनफॉल से दो ठो गैस बाहर आया, एक ऑक्सीजन गैस और एक नाइट्रोजन गैस। तो हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले वायुमंडल में दो गैस पाए जाते थे, एक हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद वोल्केनिज्म होने से कौन सा गैस बाहर आया? CO2 गैस आया। और रेनफॉल होने से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो गैस बाहर आया। ठीक है, और पहले और वाटर वेपर का भी निर्माण हुआ। तो इसका मतलब वायुमंडल का फॉर्मेशन में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके इन सभी गैसों के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कॉम्पोजिशन। मतलब संगठन, मतलब कि किन किन तत्वों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ, एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले गैस, उसके बाद डस्ट, उसके बाद वाटर वेपर। इन तीन चीजों से मिले क्या हुआ है?
वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले चलिए पढ़ लेते हैं हम किसके बारे में, गैस के बारे में। पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में। तो गैस में सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस के बारे में देखिए, नाइट्रोजन गैस क्या है, यह वायुमंडल में सबसे ज्यादा मतलब 78% इसी गैस का मात्रा है। मतलब 78% गैस कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस। और ये 138 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाया जाता है। मतलब यह 138 में सॉरी 128 किलोमीटर 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, और इस गैस का विशेषता क्या है, पहला है एयर प्रेशर फील, मतलब ये वायु दाब का अनुभव करवाता है। ये क्या कराता है, वायु दाब का अनुभव कराता है। दूसरा क्या है, यह कंट्रोल फायर, यह कंट्रोल फायर मतलब आग को बुझाने में सहायक है, आग को बुझाने में सहायक है। उसका क्या है, ये डॉन्ट पार्टिकल इन रेस्पिरेशन, मतलब ये श्वसन क्रिया में सहायक या श्वसन अंग में सहायक नहीं है। श्वसन अंग नहीं बोलेंगे, श्वसन क्रिया बोलेंगे, श्वसन क्रिया में सहायक नहीं है। उसके बाद क्या है, यह वर्क एज न्यूट्रिएंट और प्लांट, मतलब पौधों के पोषक पदार्थ का कार्य करता है, पोषक पदार्थ का कार्य करता है। तो ये हमारा नाइट्रोजन गैस का विशेषता है, फीचर्स है, जो वायु दबाव का अनुभव मतलब एयर प्रेशर फील का अनुभव करवाता है, कंट्रोल करता है फायर में, और ये रेस्पिरेशन पार्टिकल्स पे भाग नहीं लेता है, और ये क्या करता है, पौधों में न्यूट्रिशन बनाने का कार्य भी करता है। तो ये हम लोग जाने के कौन से गैस के बारे में, नाइट्रोजन गैस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के बारे में जानेंगे, और ये ऑक्सीजन गैस जो होता है ये वायुमंडल में 20.9% पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका विशेषता क्या क्या है। ये क्या है, गैस ऑफ लाइफ है, मतलब गैस ऑफ लाइफ समझ में आया क्या आप लोग को, ये जीवनदायी गैस है, क्योंकि इसी गैस के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, मतलब इसी गैस का हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, और हम लोग क्या है, इसी गैस के द्वारा जीवित भी है, इसी कारण इसको हम लोग जीवनदायी गैस भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन, पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया में भाग लेता है। आप समझ ही गए कि ऑक्सीजन गैस हमें क्या करता है, सांस लेने में सहायक है, इसी कारण एक श्वसन क्रिया में भाग भी लेता है। और क्या है ये, और नेसेसरी फॉर कंब्यूशन, नेसेसरी फॉर कॉम्बिनेशन मतलब दहन क्रिया में सहायक है, दहन क्रिया में सहायक है, मतलब ये क्या करता है, दहन क्रिया में ये सहायता भी करता है। देखिए समझ में आया। और ये ऑक्सीजन जो गैस है, ये जब हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तो ये क्या करता है, ऑक्साइड में टूट जाता है, मतलब ब्रेक किस में हो जाता है, ऑक्साइड में, और ये ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। ये ऑक्साइड फिर किसके संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो कौन सा गैस बना देगा,
O3 मतलब ओजोन गैस, ओजोन गैस का निर्माण करेगा। समझ में आया ऑक्सीजन गैस का विशेषता क्या क्या है। चलिए अब हम लोग जानेंगे CO2 के बारे में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में जानेंगे। CO2 ये वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और इसका हाइट कितना है 32 किलोमीटर। इसका मतलब जो हम लोग का जो नाइट्रोजन गैस जो था वो 128 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक हेवीएस्ट गैस है। ये क्या है? एक हेवीएस्ट गैस है, मतलब सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। इसी कारण ये ज्यादा ऊंचाई तक पाया नहीं जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ये जो गैस है, ये जो गैस है हर ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस जो गैस है वो प्रभाव को बनाता है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है वो प्रभाव को बनाता है। मतलब बोलने का मतलब है कि जो भी प्रभाव जो द्वारा उत्पन्न होता है वो CO2 गैस है, जिसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस का ये बहुत सबसे बड़ा प्रभावशाली गैस है, ये जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग जाने CO2 गैस के बारे में। इस प्रकार से और गैसें हैं जैसे आर्गन, ये तो 0.94% पाया जाता है वायुमंडल में। ये कैसा गैस है? इनर गैस है। इनर का मतलब कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो हम लोग गैस के बारे में पढ़ लिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, आर्गन गैस और अन्य बहुत सारे गैसें हैं जो वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले पढ़ लेते हैं वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर का मतलब क्या होता है? जलवाष्प। देखिए ये हम लोग का है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये हम लोग का है ओशियनिक प्लेट। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? वाटर वेपर के बारे में। देखिए ये जलवाष्प क्या बताता है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का दो प्लेट होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होता है ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब होता है स्थल भाग, जो हम लोग का स्थल भाग जो होता है वो हम लोग कौन सा प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। और ओशियनिक प्लेट का मतलब होता है जहाँ पर जल भाग है, मतलब जो जल भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओशियनिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि हम देखेंगे कि वायुमंडल में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? तो बहुत सारे कण पाए जाते हैं। वाटर के धूल कण, जल के कण बहुत सारे मौजूद रहते हैं वायुमंडल में। ठीक है, जब सूर्य की रोशनी जब धरातल में पड़ती है तो जो धरातल का जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, अब ये जो रोशनी जब धूल कणों से
डस्ट से टकराती है तो ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचकर ये पुनः क्या होता है, वायुमंडल में वापस लौट जाती है। जब ये सूर्य की रोशनी जब किस कणों से जब टकराती है तो क्या होता है, वापस लौट जाती है। तो बहुत सारे तापक्रम है जिसका 35% तक 35% ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, और बाकी भाग क्या होता है, वो वायुमंडल से ही क्या होता है, वापस लौट जाता है। जैसे धूल कणों से टकराने से भी वापस लौट जाता है। उसके बाद जो हमारे बादल जो होते हैं उससे भी टकराने से क्या होता है, जलवाष्प का टकराने से जो प्रकाश है वो क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस लौटने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हीट बजट बोलते हैं, हीट बजट। मतलब पृथ्वी का ये उष्ण बजट। उष्ण बजट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो टेम्परेचर, जो तापमान पृथ्वी तक पहुंचा, इसके पहुंचने से क्या हो गया, यहाँ का जो जल था वो क्या हो गया, गर्म हो गया। अब गर्म होने से क्या हो गया, ये इसका जो प्रेशर था वो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, जल का जो जल क्या हो गया, जल गर्म होने से उसका प्रेशर क्या हो गया, कम होने लगा। और जब प्रेशर जब से कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जल वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जल वाष्प के रूप में क्या होगा, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जब ये ऊपर उठेगा तो जो वायुमंडल में जो पवन जो चल रही है, वो पवन क्या करेंगे, इस जल के कणों को इकट्ठा करते हुए क्या जाएंगे, ऊपर तक, आसमान तक ले जाने का, मतलब ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। इस तरह से जल के कणों को वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और ये जो जल के कण है, ये एक जगह इकट्ठा होने से, एक जगह मिलने से क्या होगा, जब ये एक जगह जमा होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगा, जब ये कॉन्सेंट्रेशन होगा तो इससे क्या होगा, क्लाउड बनेगा, मतलब बादल का निर्माण होगा। और यही बादल क्या होगा, जल वर्षा करने में क्या होगा, सहायक होगा। तो हम लोग क्या जाने कि वाटर वेपर क्या करता है, हेल्पफुल है किसमें, इन रेनफॉल में। मतलब ये क्या है, हेल्पफुल है कि इन, हेल्पफुल इन रेनफॉल। मतलब ये रेनफॉल मतलब बारिश करने में क्या होता है, सहायता करता है। कैसे देखे तो पहले क्या किया, वो कॉन्सिडरेशन किया, कॉन्सिडरेशन के बाद क्या किया उन्होंने, क्लाउड का निर्माण हुआ, और क्लाउड का बाद क्या हो गया, रेनफॉल हुआ। ठीक है, समझ में आ गया इसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे डस्ट के बारे में। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूलकण। ये जो होता है वो दो टाइप का सेगमेंट होता है। एक होता है लाइट स्टीयरिंग, एक होता है लाइट स्टीयरिंग, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक। एक होता है लाइट स्टीयरिंग, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक। मतलब ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाने में सहायक है, ये प्रकाश को फैलाता है। अब देखिए, अगर प्रकाश को ये फैलाएगा तो इससे क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा। इससे क्या होगा, ब्राइटनेस होगा, ब्राइटनेस हो चमक उत्पन्न होगा। और ये हाइग्रोस्कोपिक जो होता है वो क्या करता है, आर्द्रता ग्राही का कार्य करता है, आर्द्रता ग्राही का कार्य करता है। और ये आर्द्रता ग्राही का कार्य करने से क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है किसको, वाटर वेपर को, अट्रैक्ट ऑफ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये हम लोग का हो गया किसके बारे में, डस्ट के बारे में। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्या करें, एटमॉस्फेयर के बारे में जाने, उनका फॉर्मेशन के बारे में जाने, और जो उसका कॉम्पोजिशन है उनके बारे में जाने। अब जब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद, सब